नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के रक्षा एवं सामरिक मामलों के प्रमुख कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स में। और मैं हूं आपका होस्ट दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। इस सप्ताह भारतीय सबकॉन्टिनेंट में हालात काफी दिलचस्प रहे। पाकिस्तान भारत के आत्मविश्वास और मजबूत रुख से साफ तौर से घबराया हुआ नजर आया। चाहे वो वायु सेना के प्रमुख का आत्मविश्वास से भरा हुआ संबोधन हो, रक्षा मंत्री की सख्त चेतावनी हो, या फिर सेना प्रमुख का आतंकवाद पर दो टूक संदेश। यहां तक कि विदेश मंत्री ने भी दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे इस कोऑर्डिनेटेड संदेश का असली मतलब क्या है और क्यों इस्लामाबाद एक बार फिर से नर्वस नजर आ रहा है। साथ ही हम जानेंगे कि वायुसेना प्रमुख ने क्या कहा अपने 5th जनरेशन फाइटर एमका और दूसरे फॉरेन ऑप्शंस के बारे में, और यह भी कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत को AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम्स की जरूरत क्यों है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 93rd एयरफोर्स डे परेड का आयोजन किया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने परेड की सलामी ली। वायुसेना ने इस मौके पर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के साथ ही राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों का भी प्रदर्शन किया। इसके साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 तथा ग्लोब मास्टर भी वहां पर शामिल थे। भारत और ब्रिटेन ने वेस्टर्न इंडियन ओशन में बाइनियल नेवल एक्सरसाइज कोंकण करी। यह अभ्यास ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर के मुंबई दौरे से कुछ दिन पहले हुई। इस ड्रिल्स में ब्रिटेन के कैरियर ग्रुप शामिल हुआ, जिसमें HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने उसकी अगुवाई करी। यह पहली बार था जब दोनों देशों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स एक साथ अभ्यास में उतरे। समुद्री और हवाई अभियानों में आपसी तालमेल और क्षमता को मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रणनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए। इस दौरान दोनों देशों के बीच खुफिया साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और संयुक्त रक्षा गतिविधियों पर 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए। यह यात्रा इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी की समीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर तब जब इस इलाके में चीन की बढ़ती सक्रियता दोनों देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। भारतीय सेना ने डिफेंस PSU AWEIL से 6 AK-630 मोबाइल एयर डिफेंस गन सिस्टम्स की आपात खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये 30 mm के सिस्टम्स हैं जिनकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर तक की है। पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन्स, रॉकेट्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन का मुकाबला करने के लिए इनको तैनात किया जाएगा। नेटो ने बाल्टिक रीजन में बढ़ते अनमैन्ड एयरक्राफ्ट खतरे का सामना करने के लिए अपनी बाल्टिक सेंट्री निगरानी गतिविधि का विस्तार कर दिया है। इस मिशन के तहत जर्मन फ्रिगेट FGS हैम्बर्ग को तैनात किया गया है ताकि एडवांस एयर डिफेंस सपोर्ट प्रदान की जा सके। यह कदम डेनमार्क के कई हवाई अड्डों के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में ड्रोन गतिविधि के बाद उठाया गया है। कैपेबिलिटी है कि उनके हम किसी भी ठिकाने में डीप इनसाइड विद एब्सोल्युटली एक्यूरेट टारगेटिंग हम उनको उनके ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। एयरफोर्स डे से ठीक पहले सप्ताह की शुरुआत भारतीय वायुसेना प्रमुख के मीडिया संबोधन के साथ हुई। इनका शांत लेकिन दृढ़ लहजा बहुत कुछ कह गया। उनके शांत मगर दृढ़ अंदाज ने बहुत कुछ बयान किया। भारत की वायु शक्ति पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार है और किसी भी उकसावे का तेज व सटीक जवाब देने में सक्षम। एयर चीफ मार्शल AP सिंह भारतीय वायुसेना की 93वीं स्थापना की पूर्व संध्या पर आयोजित
वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं जहां उनके फाइटर जेट्स और मिसाइल्स ना पहुंच सकें, चाहे वो अपने आतंकी शिविरों को कहीं भी छुपा ले। भारतीय वायुसेना इंटेलिजेंस की मदद से उनको ढूंढ निकालेगी और नष्ट भी कर देगी। ये बयान भारत के रक्षा मंत्री की दुर्लभ और महत्वपूर्ण चेतावनी के बाद आया, जिसमें उन्होंने सर्क क्रीक क्षेत्र में किसी भी तरह की शरारत के लिए पाकिस्तान को सावधान किया। ये सिर्फ एक तटीय विवाद नहीं, सर्क क्रीक समुद्री सीमाओं, निगरानी और घुसपैठ मार्गों के लिहाज से गहरे मायने रखता है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी मोर्चे को नजरअंदाज नहीं किया गया है और किसी भी उकसावे का जवाब जरूर दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह आत्मविश्वास असहज करने वाला था, खासकर उस समय जब पश्चिमी मोर्चे पर निगरानी बढ़ाई गई है। दृढ़ता सेना प्रमुख के सैनिकों को दिए संबोधन के साथ जारी रही। ये सीधा पाकिस्तान के सैन्य जनरलों के लिए संदेश था। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी असाहसिक कदम पाकिस्तान को पूरी तरह नष्ट होने का कारण बनेगा। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ के अग्रिम क्षेत्र में सैनिकों को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने परिचालन तत्परता की समीक्षा की और सैनिकों से कहा कि वह कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहें। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। यह बयान भारत के सामरिक सिद्धांत में हुए परिवर्तन को रेखांकित करता है। रणनीतिक संयम से संतुलित प्रतिरोध यानी एक कैलिब्रेटेड डिफेंस की ओर इशारा करता है। जैसे मानो कि संकेत पर ही भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। यह बयान भारत की सुरक्षा नीति को एक मजबूत कूटनीतिक समर्थन देता है। यह संदेश दुनिया के लिए भी था और रावलपिंडी के लिए भी। भारत की रेड लाइंस अपरिवर्तनीय हैं, उन पर किसी तरह का समझौता संभव नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, पाकिस्तान के DGISPR ने जल्दबाजी में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, भारत की चेतावनियों को कमतर दिखाने की कोशिश करते हुए अपनी तथाकथित तैयारियों को दोहराया, लेकिन लहजे में बेचैनी को उजागर कर दिया। ये बयान विरोध से ज्यादा डैमेज कंट्रोल पर केंद्रित था। इस्लामाबाद का चिंतित लहजा उसके भीतर बढ़ते आंतरिक संकटों और घटती अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति के दबाव को दर्शाता है। सप्ताह के घटनाक्रम एक बड़े पैटर्न को उजागर करते हैं। भारत की सैन्य और कूटनीतिक प्रणाली में समन्वित संकेत, ये कथन से नहीं विश्वसनीयता से निवारण यानी कि डेटरेंस थ्रू क्रेडिबिलिटी है। भारत का संदेश स्पष्ट है, शांति वांछनीय है लेकिन तत्परता पर कोई समझौता नहीं। सामरिक मामलों में शब्द महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन इरादा और भी ज्यादा मायने रखता है। इस सप्ताह भारत ने एक ही स्वर में बहुत ही मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। पाकिस्तान ने भले ही एक प्रेस रिलीज के जरिए जवाब देने की कोशिश करी हो, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ और स्पष्ट था कि तीर निशाने पर लगा है। 93rd एयरफोर्स डे से पहले एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आत्मविश्वास भरा मजबूत बयान दिया। भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA समय अनुसार प्रगति पर है। इसकी पहली उड़ान 2028 में होने की उम्मीद है और इसके एयरफोर्स में 2035 तक शामिल होने की योजना है। एयर चीफ ने पुष्टि की कि AMCA प्रोग्राम पूरी तरह ट्रैक पर है। यह विमान ADA और HAL के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। पहली उड़ान 2028 तक होने की उम्मीद है और 2035 तक औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया जाएगा। एयर चीफ ने
रूस के Su-57 फाइटर की संभावित खरीद को लेकर हाल की अटकलों पर भी स्पष्ट किया कि कोई भी विदेशी अधिग्रहण कड़े मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन ही होगा, जो पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स की परिचालन आवश्यकताओं पर आधारित होगा। यह नीति दो स्तरीय दृष्टिकोण पर आधारित है। पहला, आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत घरेलू सैन्य तकनीक के विकास को प्राथमिकता देना, और दूसरी, वर्तमान स्क्वाड्रन ताकत की कमी को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय खरीद के विकल्प खुले रखना। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि विकास की गति और सरकार की स्वदेशी तकनीकों के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए ये मील के पत्थर अपेक्षा से भी पहले पूरे हो सकते हैं। एमका को भारत का पहला स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर के रूप में डिजाइन किया गया है। यह एयर सुपीरियॉरिटी, स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशनों में सक्षम होगा। इसमें लो रेडार विजिबिलिटी के लिए इंटरनल वेपन बे, सुपर क्रूज क्षमता और एडवांस्ड डेटा फ्यूजन नेटवर्क जैसी विशेषताएं होंगी। कई मायनों में यह विमान भारत की भविष्य की कॉम्बैट फ्लीट की रीढ़ बनकर उभरेगा, चीन के J-20 और अन्य 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के साथ तकनीकी अंतर को पाटते हुए। लेकिन जो बात एयर चीफ के आत्मविश्वास को ऑप्टिमिज्म से एक रियलिटी के लिए तब्दील करती है, वो बेसिकली प्रमुख तकनीकों में पहले से ही हासिल की गई प्रगति है। एमका की कई मुख्य तकनीकों को पहले ही अन्य विमानों पर विकसित और परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें जोखिम काफी कम होगा। इसमें शामिल हैं उत्तम एसा रेडार, डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनटेक्स और एडवांस्ड कॉम्पोजिट्स। सभी को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर मान्य किया जा चुका है। सरकार ने मार्च 2024 में एमका के फुल स्केल इंजीनियरिंग और विकास चरण के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमोदन किया, जो स्वदेशी रक्षा अनुसंधान एवं विकास के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का संकेत है। जब भारत अपने भविष्य की फ्लीट का निर्माण अपने देश में ही कर रहा है, तब एयर चीफ ने विदेशी फाइटर विमानों की संभावित खरीद को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी प्रकाश डाला। पुराने विमानों जैसे MiG-21 के धीरे धीरे सेवा से बाहर होने के कारण इंडियन एयरफोर्स वर्तमान में लगभग 31 स्क्वाड्रन चला रही है, जबकि स्वीकृत ताकत 42 स्क्वाड्रन की है। इस अंतर को पूरा करने के लिए भारत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA प्रोग्राम के तहत कई विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है, जिसमें फ्रांसीसी राफेल, अमेरिकी F-35 और रूस का Su-57 शामिल हैं। हालांकि एयर चीफ ने स्पष्ट किया, कोई सौदा तुरंत होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी विदेशी अधिग्रहण कड़े मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत ही होगा, जो पूरी तरह इंडियन एयरफोर्स के परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप ही होगा। तो इसका भारत की फाइटर रोड मैप के लिए क्या मतलब है? संदेश स्पष्ट है, स्वदेशी निर्माण को प्राथमिकता और केवल आवश्यक होने पर ही आयात। एयर चीफ के बयान इंडियन एयरफोर्स की संतुलित रणनीति को दर्शाते हैं। एमका जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दीर्घकालिक तकनीकी स्वायत्तता का निर्माण करना, जबकि चुनिंदा वैश्विक साझेदारियों के जरिए अल्पकालिक अंतर को पूरा करना। यह दो तरफा दृष्टिकोण पूरी तरह से सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत के आकाश की रक्षा उसके विशेष आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित विमानों द्वारा ही की जा सके। एयरफोर्स डे से पहले एयर चीफ का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। भारत की भविष्य की एयर पावर को इंपोर्ट से नहीं बल्कि इनोवेशन से आकार मिलेगा। तेजस से लेकर एमका तक भारत केवल ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा, वह घर में बनाए गए पंखों पर उड़ रहा है। भारत की सीमाओं और जनसंख्या केंद्रों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय सेना ने AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम की खरीद के लिए टेंडर जारी किया है। यह कदम मिशन सुदर्शन चक्र के तहत किया जा रहा है। यह एक महत्वाकांक्षी
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई पहल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित किया था। भारतीय सेना की एयर डिफेंस विंग ने 6 AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम को खरीदने के लिए राज्य स्वामित्व वाली एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड को लक्षित करते हुए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। AK-630 एक 30 mm मल्टी बैरल हाई फायरिंग रेट वाली गन सिस्टम है, जो शत्रु के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रॉकेट्स, तोपखाने और मोटर जैसे खतरों को बेअसर करने में सक्षम होगी, जिन्हें सैन्य शब्दावली में URAM यानी अनमैन्ड रीयूजेबल एरियल मशीन टारगेट्स भी कहा जाता है। ये गन्स भारत के बढ़ते हुए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बनेगी, जो सीमा क्षेत्रों में नागरिक जनसंख्या केंद्रों यानी शहरों और कस्बों दोनों की सुरक्षा कवरेज करेगा। रक्षा अधिकारियों के अनुसार ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा के नजदीक प्रमुख जनसंख्या केंद्रों और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए तैनात की जाएगी। मोबाइल ट्रेलर पर माउंटेड और उच्च मोबिलिटी वाहन द्वारा टो किए जाने वाली AK-630 में त्वरित एंगेजमेंट के लिए ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, जो इसे गतिशील युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियों के लिए आदर्श बनाता है। यह निर्णय हाल ही में पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव के ठीक बाद हुआ है। सेना ने AK-630 सिस्टम के आंतरिक परीक्षण मई में किए थे, ठीक उस समय जब पाकिस्तान के साथ सीज फायर की वार्ता हुई। उन 4 दिनों के सीमा पार संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में नागरिक क्षेत्रों और धार्मिक संरचनाओं पर सीधा हमला किया। जवाब में भारतीय सेना की एयर डिफेंस इकाइयों एयरफोर्स के सहयोग से ड्रोन इंटरसेप्शन और हवाई खतरों को बेअसर करने में निर्णायक भूमिका निभाई। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की परत दर यानी मल्टी लेयर्ड स्वदेशी वायु रक्षा नेटवर्क की आवश्यकताओं को और भी मजबूती प्रदान करेगा। इजराइल के आयरन डोम मॉडल पर आंशिक रूप से आधारित मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य 2035 तक एक समग्र परतदार और स्वदेशी सुरक्षा कवर को तैयार करना है। ये एयर डिफेंस, निगरानी और साइबर सिस्टम को एकीकृत करता है, ताकि प्रमुख राष्ट्रीय और धार्मिक स्थलों को विभिन्न प्रकार के शत्रु हमलों, ड्रोन, रॉकेट से लेकर साइबर घुसपैठ तक से सुरक्षित किया जा सके। यह मिशन आत्मनिर्भर भारत की नींव है, जो रक्षा में मजबूती और आक्रामक क्षमता को जोड़ता है, सुनिश्चित करता है कि भारत केवल रक्षा ही नहीं कर सकेगा, बल्कि निवारक क्षमता भी रखेगा। और यह तो केवल शुरुआत है। आने वाले वर्षों में इस मिशन के तहत और अधिक स्वदेशी सिस्टम जोड़े जाने की उम्मीद है। AK-630 गनों को AWEIL से प्राप्त करके सरकार ने स्वावलंबी रक्षा निर्माण इकोसिस्टम बनाने के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है। रणनीतिक रूप से ये कदम विरोधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी देता है। भारत केवल उकसावे का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें निर्णायक रूप से बेअसर करने वाली दीर्घकालिक क्षमताओं को भी विकसित कर रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र केवल प्रतिक्रिया नहीं है, ये उस तरीके में क्रांति है जिससे भारत अपने आकाश और अपनी आस्था की रक्षा करने की योजना बना रहा है। AK-630 से लेकर S-400 तक भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे देश का हर इंच, हर नागरिक और हमारी हर आस्था का प्रतीक स्वदेशी कवच द्वारा सुरक्षित होगा। विश्व के हथियारों के बाजार में अमेरिका के F-35 या रूस के Su-57 जैसे रेडीमेड 5th जनरेशन फाइटर जरूर आकर्षित कर सकते हैं, पर भारत एक ऐसी शक्ति जिसकी महत्वाकांक्षा और रणनीतिक सिद्धांत
विकसित हो रहे हैं, उसके लिए ये एक भूल होगी। सबसे पहले इसे जैसा है वैसा ही कहें, सुलझी हुई निर्भरता का आवरण। F-35 या Su-57 खरीदने का मतलब है कि भारत महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे स्टेल्थ कॉम्पोजिट्स, मिशन एल्गोरिथम और डेटा फ्यूजन आर्किटेक्चर पर अपना नियंत्रण खो देगा, जो पूरी तरह विदेशी पेटेंट और राजनीति के दरवाजों के पीछे बंद हो जाएगा। विमान भारत को मिल जाएगा, हाँ, लेकिन ऑटोनॉमी नहीं, जो 21वीं सदी की एयर पावर को परिभाषित करती है। इसके विपरीत एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका केवल एक फाइटर ही नहीं है, ये इरादे की घोषणा है। एक घरेलू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तकनीकी संप्रभुता का प्रतीक है। ये सुनिश्चित करता है कि डिजाइन कोड और विमान का कॉम्बैट डीएनए पूरी तरह भारतीय रहे। और दूसरा है सामरिक तर्क। भविष्य का युद्ध एकीकरण में निहित है। लड़ाकू विमान रियल टाइम में ड्रोन, मिसाइलों और उपग्रहों से संवाद करेंगे। एमका को भारत के अपने डिजिटल इकोसिस्टम के भीतर डिजाइन किया जा रहा है। ये कैट्स वॉरियर जैसे स्वदेशी यूएवीज, अस्त्रा बीवीआर मिसाइल्स परिवार और भारतीय एवैक नेटवर्क से जुड़ा होगा। कोई विदेशी विमान इस स्तर पर गहराई तक एकीकृत नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी देश अपने कॉम्बैट कोड को इस तरीके से दूसरे के हाथ में नहीं सौंपता है। और तीसरा है औद्योगिक अनिवार्यता। भारत में निर्मित हर एमका नवाचार की एक श्रृंखला को बढ़ावा देता है। स्टेल्थ मटेरियल से लेकर एआई पावर्ड एवियोनिक्स और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी तक। ये इकोसिस्टम केवल एयरफोर्स तक ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री को सशक्त बनाएगा। इसके विपरीत हर इंपोर्टेड फाइटर अरबों डॉलर और दशकों के अनुभव को विदेश में निर्यात कर देता है। और अंत में सामरिक स्वायत्तता का तर्क। जब आप किसी अन्य देश पर महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के लिए निर्भर हो जाते हैं, तो आपके ऑपरेशनल ऑप्शंस उनकी रणनीति के तहत फिल्टर हो जाते हैं। F-35 में साझेदारी का बोझ होता है, तो Su-57 में आपूर्ति की अनिश्चितता होती है, लेकिन एमका के साथ आती है स्वतंत्रता। भारत की शर्तों पर तैनाती, उन्नयन और नवाचार करने की स्वतंत्रता। यदि भारत वैश्विक शक्ति बनना चाहता है, तो वह उधार के पंखों पर नहीं उड़ सकता। एमका में समय लग सकता है, वो हमारी सहन शक्ति को परख सकता है, पर यह एकमात्र विमान है जो वास्तव में तिरंगे को अगली पीढ़ी के हवाई युद्ध में ले जाएगा। भारतीय महत्वाकांक्षाओं से सशक्त, भारतीय मिट्टी पर निर्मित और भारतीय गर्व के साथ उड़ाया गया। हवाई शक्ति में ठीक वैसे ही जैसे रणनीति में स्वतंत्रता ही असली और अंतिम ऊंचाई है। इसी के साथ हम डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड के अंत में आ पहुंचे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार, और आप अपने सुझाव #DD के साथ सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नई रक्षा संबंधी जानकारियों और नए जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक गुड बाय और जय हिंद।